इन द कमिंग फ्यूचर, लाइक अभी किस तरीके से आपको लगता है कि वर्ल्ड के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स शेप हो रहे हैं? जैसे कि हम बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में एक अलग डायनामिक चल रहा है, तो इंडिया ये सब में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? और चाइना के साथ भी इंडिया के कुछ स्कर्मिशेस चालू है, तो क्या इंडिया के लिए ये जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिनारियो है ये इंडिया को बेनिफिट करेगा इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स, या थोड़ा कोल्ड ही रहने वाला? तो ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन है वो चलती रहती है। और दूसरी बात है कि हम किसी वॉर में तो फंसे नहीं, ना रशिया को वार, नो टाइम फॉर वॉर। और देखिए इंडिया ने स्पेशली यूएसए कहा था कि आप रशिया को मत छेड़ो, हाँ, लेकिन जो बाइडेन माने नहीं, उन्होंने कहा जी रशिया को छेड़ूंगा, रशिया को मैं घुटने पे ला दूंगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। हाँ, अब वो फंस गए हैं अब और रशिया की इकोनॉमी नंबर 1 पे चल रही है। राइट। और इंडिया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए हैं जब रशिया के अंदर, तो रशिया के प्रेसिडेंट भी उनसे मिले, जबकि कोई फॉरेन मिनिस्टर जाता है तो उनके प्रेसिडेंट मिलते नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो मिले इनकी इज्जत की वजह से। और जब ईरान गए जयशंकर, तो वहां के प्रेसिडेंट भी इनसे मिले। तो हमारी जो पोजीशन है पीएम मोदी की वजह से। और जब यह सारा कुछ चल रहा था तो उस टाइम पे 9 जनवरी को यूएई के क्राउन प्रिंस वो इंडिया विजिट किए। और इससे लगता है कि पीएम मोदी की पोजीशन क्या है और इंडिया की क्या पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक क्या था कि एक ट्रेड रूट चल रहा है, जैसे रशिया से सामान आने में 45 दिन लगते हैं। अब इंडिया ने नया रूट देखा है, बल्कि ईरान, रशिया और इंडिया ने मिलकर के एक नया रूट ढूंढा। कैस्पियन सी से सारा सामान आएगा अर्मेनिया के अंदर, जो एक क्रिश्चियन कंट्री और रशियन रिपब्लिक है, वहां से आएगा ईरान में, और ईरान के चाबार पोर्ट से वो सामान इंडिया के अंदर पहुंचेगा। जो सामान को 45 दिन लगते थे वो 20 दिन में आ जाएगा इंडिया के अंदर। तो हमारी रशिया से ट्रेड बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा। और इसी तरीके से एक नया रूट इंडिया ने बीच में निकाला है बहुत सी कंट्रीज के साथ मिलकर। इंडिया से जो सामान जाएगा वो जाएगा यूएई में, यूएई के पोर्ट पे जाएगा, और यूएई के पोर्ट से वो जो सारा सामान है वो बाई रेल जाएगा सऊदी को क्रॉस करके आपके इजराइल में, इजराइल के हैफा पोर्ट में, और वहां से वो जाएगा ग्रीस के पोर्ट पे, और वहां जाएगा यूरोप में। तो एक ये छोटा रूट निकला है सामान भेजने का, जिससे खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी कम लगेगा। तो इस पे भी काम किया जा रहा है, और यूएस भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। जो रूट निकला है एक तो इंडिया को सपोर्ट करेगा, यूएई को सपोर्ट करेगा, सऊदी को करेगा, इजराइल को करेगा, साथ में रशिया को थप्पड़ मारेगा, और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो आता ही नहीं भी पाकिस्तान का विजन नहीं है। वो बीच में कुछ ब्लॉक कर रहे थे वो हमारे वो बेसिकली को। ऐसा था कि एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जो इनका ग्वादर पोर्ट है उसको चाइना ने डेवलप किया। वो ट्रेड करना चाहते थे, वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि वहां पे बलूची खड़े हो गए। और दूसरी तरफ इंडिया ने ढूंढा उसका अल्टरनेटिव चाबार पोर्ट जो ईरान का है, लेकिन वो पोर्ट तो इंडिया ने बना दिया, लेकिन सैंक्शंस की वजह से वहां पे 500 किलोमीटर की रेल लाइन बननी थी, वो बन नहीं पाई। अब जो जयशंकर गए वो इसी बात पे गए हैं कि अब रेलवे लाइन हम बनाएंगे। और साथ में हमने जो वहां पे रोड है, यानी कि जो ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान के जो अंदर रोड बना हुआ है, वहां से तुर्कमेनिस्तान तक वो रोड पहले बना हुआ है, जब तालिबान से पहले की गवर्नमेंट थी। और अब वो रोड को दोबारा जो रूट है, क्योंकि हम रशियन रिपब्लिक से बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास ऑयल है, उनके पास गैस है, उनके पास वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यूरेनियम भी है, और वो लैंडलॉक्ड है जिनको चाइना एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमने ये जो नया रूट खोला है वो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए खोला है। पाकिस्तान का सीपीसी तो फेल हो गया, यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा। तो ये रूट जो चाइना यूएस के सैंक्शन की वजह से बना था, ये डिस्टर्बेड था। लेकिन अब तालिबान भी इंटरेस्टेड है कि नया रूट खोलने के लिए। और अगर यहाँ पे चाइना, पाकिस्तान और ईरान का वार हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान लेने की कंडीशन में आ जाएगा। और अगर हमारे पास पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा तो हमारे पास एक तो 90,000 किलोमीटर का एरिया हमारे कंट्री में आ जाएगा जो हमें बिलोंग करता है। और दूसरा क्या है कि हमारा डायरेक्ट लिंक बन जाएगा अफगानिस्तान के साथ। और उससे हम बिजनेस कर पाएंगे रशियन रिपब्लिक से, क्योंकि तालिबान से हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और उससे क्या है तो पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन टूट जाएगा अगर हम गिलगित बाल्टिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे। तो हमारे एक क्या था कि तुर्कमेनिस्तान से एक गैस की पाइपलाइन आनी थी, तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और पाकिस्तान उसके अंदर टांग अड़ा रहा था। तो अगर हमारे पास गिलगित बाल्टिस्तान आ जाएगा तो हम एक नई पाइपलाइन स्टार्ट कर देंगे, PAI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। तो ये विजन की बात है। देखिए जब यहाँ पे रशिया, इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा था, तो यूएस ने कहा हम आपको B-52 बॉम्बर्स दे रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया, क्योंकि उनके बॉम्बर्स हमारे एरिया में रहते, और यूएस चाहता था इंडिया चाइना से लड़े। इंडिया ने अवॉइड कर दिया। हमने चाइना से लड़ाई नहीं की, हम चाइना से लड़ाई नहीं करना चाहते। चाइना ने कहा हमारी PLA की वाल आप उसको तोड़ के दिखाओ। इंडिया ने कहा कि हमें कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है वाल, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ जाओ। और चाइना की हिम्मत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। और जब जून 2020 के अंदर हमारे 20 सोल्जर को उन्होंने धोखे से मारा, तो हमने उनके 80 मार दिए। क्योंकि मैं रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और रेगुलरली चाइना हमारे एरिया के अंदर
लेह लद्दाख और अरुणाचल में एनक्रोच करता था, लेकिन हमारी आर्मी कुछ नहीं करती थी। तो हम बड़े परेशान होते थे, हमारी आर्मी क्यों नहीं कुछ कर रही, क्योंकि आर्मी को पावर नहीं थी, उनको ऑर्डर्स नहीं थे। राइट। लेकिन आज चाइना जरूर का जवाब पत्थर से, चाइना हमको स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना करके सी में घेरने की कोशिश कर रहा था, सफोकेट कर रहा था, लेकिन हमने उसको स्ट्रिंग ऑफ डायमंड से काउंटर कर दिया। हम भी लगे हुए हैं, चाइना लगा हुआ, हम भी लगे हुए। चाइना ने हमको मालदीव से बाहर कर दिया, हम चाइना को श्रीलंका से बाहर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना एक बांग्लादेश में घुस गया था, वहां से हम चाइना को निकाल रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड के अंदर सिचुएशन है वो चलती रहती है। और दूसरी बात है कि हम किसी वॉर में तो फंसे नहीं। सो सर, अभी जैसे रिसेंटली अभी एस जयशंकर जी गए थे ईरान, लेकिन अब वहां पे क्या बात हुई थी वो किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक दिन के बाद पाकिस्तान पे ईरान अटैक करता है और फिर उसके बाद स्कर्मिशेस चालू हो जाते हैं दो देश के बीच में, जो कि पहले ऐसा कोई गर्मा गर्मी दिख नहीं रहा था, मीडिया में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं मीडिया में कि एस जयशंकर जी वहां पे जाके कुछ तो बात किए, क्या बात किए? आपके एनालिसिस के हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो है वहां पे एक तो उन्होंने बात की कि चाबार पोर्ट टू जो कनेक्शन आपके फायदे की बात, मतलब ईरान के फायदे की हमारे की बात, ईरान के फायदे की बात है हमारी। फिर वहां से तेल लेना चाहते हैं रियाल रुपये के अंदर, क्योंकि उनकी रियाल की करेंसी है, उससे हम सैंक्शन से बच पाएंगे। अगर हम रशिया से ले सकते हैं तो ईरान से क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ईरान को इंडिया से, रशिया से क्या प्रॉब्लम है कि रशिया को इंडिया से चीज़ें इंपोर्ट कम करनी पड़ती हैं, लेकिन ईरान जितनी भी खाने पीने की चीज़ें वो इंडिया से लेता है, तो हमारे ऑयल के बदले में खाने पीने की चीज़ें चली जाएंगी वहाँ पे, तो उससे अच्छा रहेगा। और ईरान ने रिसेंटली इंडिया के को वीज़ा फ्री कर दिया। मैं ईरान के अंदर हूँ, मैं उनकी पोजीशन समझता हूँ। वो एंटी इंडिया नहीं है, ना उनकी इन्वॉल्वमेंट है कश्मीर के अंदर। स्टेटमेंट जरूर कभी कभी आ जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। शिया सुन्नी का भी इशू है। राइट। तो एक तो ये बात हुई जो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट है बिजनेस के साथ में, जो आप रास्ता खोलने की बात है रशिया टू इंडिया, उसकी बात हुई। फिर जो रशियन रिपब्लिक था उनसे ट्रेड की बात हुई। तो अब क्या है कि ये जो इनका चाबार पोर्ट बना था वो पाकिस्तान के गवादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए बना था। तो एक तो ये काम शुरू हो जाएगा। और दूसरी वहाँ बात हुई थी कि जो हूथी रेबल्स वो इंडिया के ऊपर की जो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, ट्रेड शिप्स पे अटैक कर रहे हैं, तो उसके ऊपर बात हुई। तो इंडिया ने उनसे बड़ा क्लियरली कह दिया, एस जयशंकर ने बड़ी सीधी बात करते हैं कि हूथीज अटैक कर रहे हैं शिप्स पे, आपका ना इसमें फ़ायदा ना हमारा फ़ायदा, और हमारे शिप्स पे अटैक होगा तो हमारे पास बहुत बड़ी नेवी पड़ी है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, तो आप उनको कंट्रोल करिए, आपकी ड्यूटी बनती है। और अगर आप बात करते हैं कि हमास और इजराइल के वार की, हम हमास को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इजराइल के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया उसको हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं। तो ये बात होगी। तीसरी जब बात हुई आपस में सिक्योरिटी इश्यूज की और टेररिज्म की, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास भी टेररिज्म पाकिस्तान करता है, हमारे यहाँ भी करता है। तो इंडिया ने कहा भाई, जयश जयशंकर ने कहा भाई हमारे पास अटैक किया था, हमने तो उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो आप देखिए आप कैसे इसको टैकल करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको करिए। समझदार के लिए इशारा काफी है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हमारा एक जाधव करके, कुलभूषण जाधव, वो पाकिस्तान की जेल में है, और कुलभूषण यादव एक नेवी का एक्स ऑफिसर है। वो गया था चाबार पोर्ट में बिजनेस के लिए, और उसको एक आदमी ने उठा लिया था, ग्रुप ने उठा लिया था वहां से, और जो ग्रुप था उसका एक लीडर था उमर अब्दुल्ला। ईरान ने कहा भाई यह तो हमारी कंट्री के अंदर मिलिटेंट अटैक करता है, आप इसको चेक करिए। और बाकी बात उसने धमकी दी पाकिस्तान को कि ये इस आदमी की ये लोकेशन है, इसको पकड़ो। तो इन्होंने उसको हैंड ओवर तो नहीं किया ईरान को, लेकिन उसको मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया। कि अगर वो ईरान के पास जाता तो सारे भेद खोल देता। और यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वही ईरान के अंदर टेररिज्म करती है। तो ईरान ने इंडिया से इशारा मिलते ही इनके ऊपर अटैक कर दिया, और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। जो कहता है हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कहाँ गए तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स? धरे के धरे रह गए। और आज ईरान के साथ एक तो इंडिया खड़ा है, और चाइना खड़ा है, रशिया भी इनके साथ खड़ा है, लेकिन अमेरिका जरूर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो तो करना ही था उसको, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को जो आता थप्पड़ मार के चला जाता है। ये आज पाकिस्तान की पोजीशन हो चुकी है। पोजीशन का तो सबसे बड़ा गेम है। और सर आई थिंक कि ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं, क्योंकि अभी अमेरिका में जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी तो वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप भी इफेक्ट करेगा। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।